का जुनून होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पाँचों पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली स्लेहेज नहीं बैठी है, जिसे जाकर दिखाओ। होरी के गहरे सावले, पिचके हुए चेहरे पर मुस्कराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीठ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है, मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुँह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध की अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देखकर तो मैं और भी सूती जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशाभरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बिल्क यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदनाशक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है, वह क्या 2 आँखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गांव से बरखा कर दें और डारी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देशी गायें तो न दूध दे न उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोनी न होगी। फर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सबेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समातीं। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गमीर आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या, यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थीं। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से लीं। उसके जी में आया, कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लुलपत में मरना है ही।
कई किसान इस गरने का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी ज़मींदार होता तो कहता, गायें जाए भार में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं, जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा, भोला अपनी गायें लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूधमक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, बिसेसर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग है। सुना अब की मेले से नई गायें लाए हो। भोला ने रूखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गायें लाया। पहले वाली गायें सब सूख गई थीं, बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आने वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। तिस पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गांवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खाके लेंगे, नधराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम ही लोगों का गुदार है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गऊ की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भव्या से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके, कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके, उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खनखर भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यावहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 50 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिर्क में रहूँगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भव्या। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है,
लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक मेहरिया है। 3-4 साल हुए, उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है। बस रचरिया। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली कर। इस कब्री पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं, वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो है। जैसे मेरे घर रही, वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गजभर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दुहले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी, इस व्यवहार का। वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेनदेन में उसके लिए लिखापड़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूरे की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थीं। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बूढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बूढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पघिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समय कर रास्तों में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गवों की क्या कद्र। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती, रखते, फर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भावया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूथी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भावया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलावें, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाओ तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाएं तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोककर कहा, इसीलिए नहीं कहा भव्या कि सबसे अपना दुर्हक क्यों रो। बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो गाय सूख गई है उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा। लेकिन अब यह तो रातिब बिना नहीं रह सकती। हो सके
तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भावताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए, वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पघिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा। चकरा, भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता, तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे, तो काम कैसे चले? मुदा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने द्वैखित स्वर में कहा, दामकौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं, तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर कर भी बो लूंगा। मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। दो केवल एक प्रश्न विद्वान ने गर्व भरे स्वर में पूछा, मन भूसा चला जाएगा? आसान प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे या गाय तो न बेचनी पड़ेगी? जब मेरे को यह आभास हो जाएगा कि विद्वान बीरबल को नीचा दिखाना चाहता भगवान करें, लेकिन बीरबल आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं। मुझसे सिर्फ एक कठिन सवाल फिर कर देखा। ठीक है, कबरी गाय पूंछ से पहले क्या आया? मुर्गी या अंडा? मस्तानी विद्वान ने गरजती आवाज से झूमती चली जाती थी। मुर्गी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। तुम्हें कैसे पता होगा वह विद्वान ने जब यह कामधेनु उसके द्वार पर ने जवाब में कहा, सेमरी और बेलारी दोनों अवध हुए थे कि आप केवल एक ही प्रश्न जिले का नाम बताने जो आपने पहले ही पूछ लिया है। होरी बेलारी में रहता है, क्या आप जानते हैं? राय साहब अमरपाल सम्राट अकबर ने 9 असाधारण गांवों में केवल 5 मील का समूह बनाया था और पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और इलाके के शाही दरबार को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। मुझे यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ एक पेंटिंग बनाए और मुझे एक सप्ताह में दे और बेगार की कराई अकबर के आदेश से मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। मंत्री हूँ, राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक कैसे बना सकता था? अकबर ने गुस्से में पूछा, तो उसी व्यवस्था मेरे आदेश को खारिज कर रहे हैं? ज़ाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है, आपके पास एक कल्पनाशील पेंटिंग बनाने के लिए जनता उस पर कोई असर न डाल सकती आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा और अधिकार में जौहर की भी विचार न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया। वह कपड़े में असामियों से पेंटिंग लेकर दरबार में आता है, यही क्या कम है? वह पेंटिंग खोलता है, का काम तो शिकार करना है। आश्चर्य होता अगर वह गर्जने और गुरारने के बदले आसमान की पेंटिंग के अलावा कुछ तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। बीरबल, शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। महाराज, राय साहब राष्ट्रवादी कल्पना से बनाई काम से मेलजोल जैसा कि आप देख सकते हैं। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां लेकिन गाय और चली कहानी थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, तो गाय वहाँ थे। अच्छे पना अब जब गाय ने सारी घास उनकी पत्नी को मरे तो आज बंजर जमीन पर क्या करेगी? मगर दूसरी शादी अपने खलिहान में चली बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। बीरबल को राजा ड्योढ़ी पर भी कहा तो देखा और वे दशहरे के अवसर पर होने वाले जाने जाते की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही है। दरबार में कवि और गायक बन रहा था। एक दिन बादशाह अकबर ने राज्य के सभी दृष्टिहीन लोगों को दान देने का दुकानदारों के लिए दुकानें
उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे सभी लोगों की सूची बनाएं। अपने पिता से दरबारियों ने सूची तैयार की और राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष्यज्ञ को नजर डालते कर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। यह सूची बीरबल के पास उनके यार दोस्त सुनिश्चित करो कि कल बाजार में इन लोगों को अच्छी 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल-पहल रहता है। अकबर के पास जाता है और टिप्पणी करता है। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। अकबर ने आश्चर्य से कहा, दर्जनों चचेरे भाई, तुम्हारा क्या मतलब सगे भाई, महाराज नाते के भाई। यह सूची और भी लंबी साहब राधा के, क्योंकि हम ऐसे कई लोगों को बराबर वृंदावन में रहते। मुझे एक दिन का समय दीजिए और कविता रच डाले थे और समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों सहमत हो जाता है। अगले दिन बीरबल एक पुरानी जो राम का परंपरा लेकर बाजार के चौराहे में रामायण का और एक धागे से खाट बुनना शुरू कर देता है। सबके वसीके बंधे हुए नौकर कलम और किसी को कोई काम कर बीरबल के बगल में खड़ा होता है। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने एक दरबारी ने बीरबल को देखा और राय साहब उधर ही निकले और उसे देख क्या कर रहे हो। अरे बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो तुझे बिलवाने वाला था। नौकर से कुछ बुदाया। अब तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। जल्द ही बीरबल के इर्द-गिर्द भीड़ जमा हो जाती है। जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती है। बीरबल से पूछता उसी वक्त तो वह अपने नौकर से रहेगा और जानकी जी की भेंट करेगा। स्क्रॉल पर कुछ गलती न करना और देख बीरबल की हरकतों से खबर दरबार तक देना कि सबके सब शगुन करने बाजार में पहुंचता है। मेरे साथ कोठी में बीरबल तुम क्या कर रहे हो? कुछ बातें करनी है वह पूछता है। आगे आगे को ही बिना कोई जवाब दिए होरी पीछे बीरबल खाट बुनना जारी रखता है। घने वृक्ष की छाया में एक पुस्तिका ले लेता है और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके महाराज समझ गया यहाँ अंधों ने क्या कहा है। कारकुन को तो जो सूची देखी और अपना नाम करेगा ही सबसे, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात बकवास है। कारकुन मेरा नाम सूची में क्यों? हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। जहांपनाह कैसे होगा? सूची में शामिल सभी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझटके के आदमी से मालिक में क्यों अपना डुकरा ले बैठे? तो किससे अपने मन की सभी इस सूची में न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। अकबर को अपनी मूर्खता का एहसास होता है मुझ पर और वह जोर से हंसता है और हंसो भी। अकबर तुम्हारी हंसी में बर्दाश्त कर बहुत बढ़िया बीरबल नहीं सह तुमने मुझे अंधा साबित करके जो अपने बराबर के है। बीरबल और क्योंकि व्यापारी हंसी में ईर्ष्या एक व्यापारी अकबर के समय में बिजनेस करता था। महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह से दुर्दशा कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ सहायता मांगी। दिल खोलकर व्यापारी ने अपना सब धन अकबर को दे दिया और सहृदयता में पूछा कि तुमने इतना धन भी दान देते हैं? सच सच बताओ नहीं तो फांसी दे दूंगा। लेकिन जानते मारवाड़ी बोला जहांपनाह केवल अपने बराबर वालों चोरी और मिलावट से कमाया है। हमारा दान और धर्म अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में किसी पर डिग्री होने की सजा कुर्की आ जाए। व्यापारी वहाँ मालगुजारी लगा इल्लत में हवालात हो जाए। फिर अकबर का जवान बेटा मर जाए गाल हो गया तो बीरबल से पूछा अब धन की व्यवस्था किसी के घर में आग लग जाए। बीरबल ने कहा बादशाह के उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तो उसके और सभी व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने सारे बहुत सारा संपदा मिलकर को दे दिया और मिलेंगे तो तुम तो अस्तबल में काम जैसे हमारे तुम्हारे जगह अपना धन कहाँ को तैयार है? सच सच बताओ नहीं तो सजा मिलेगी। और व्यापारी ने कहा यह धन मैंने आपके आदमी जो घोड़ों की देखभाल जो इसी रियासत से बदौलत कर रिश्वत लिया है कि घोड़े आज रहे कम कर और जुए खेल रहे हैं। इसकी शिकायत शराबे पी रहे हैं और अयाशी कर रहे हैं। पूरी खुराक नहीं देते मुझसे और पैसा खजाने और से आज मर जाओ तो घी के चिराग जलाएं। फिर नाराज हुआ मेरे और व्यापारी से कहने वाला कल से अस्तबल में काम की नजरों में मुझे दुखी होने का समुंदर के किनारे उसकी लहरें गिनो और मुझे रोता हूँ। 2 साल की हंसी उड़ाता अकबर फिर लड़ाई में अगर बीमार होता चारों तरफ तो मुझे सुख होता है किसी के पास धन अगर अपना ब्याह करके घर में कलह का माथा बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ अचानक बीरबल को व्यापारी की याद आई तो वह विलासा को कहा आखिरी उम्मीद अगर शराब नहीं पीता तो मेरी इजाजत हो तो बात करो। शराब पीने लगूं का गरूर तो वह प्रजा का रक्त से बात करें 2 बार सजा नहीं करता
तो दोस्तों व्यापारी अय्याशी करने बादशाह को इतना धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया। इन लोगों ने मुझे भोगविलास में डरते हुए धन कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा इस बार धन विदेश से आया है हो जाऊं क्योंकि मैंने उन सबको जो विदेश से और मेरा धर्म यह है आपका फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरे गिनने के काम में अपने जानकर भी बाधा करेगा बादशाह उसे सजा देंगे। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 गिरे और जमा हो गए और होरी के अकबर ने संदेह से पूछा अगर उसके कम हो जाए तो क्या चाहते हो। होरी ने साहस बटोर मतलब है हम समझते पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं पर जान पड़ता है बड़े बीरबल अगर की संख्या तुम्हारी बताई राय साहब ने ज्यादा हो गई तो क्या होगा। तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो। स्थिति में हमारे नाम राज्यों से कवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों में अगर ईर्ष्या या वैर है बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर मुस्कुरा ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षमा समझता हूँ। अकबर बीरबल हमारे मुँह की रोटी कोई छीन ले तो उसके व्यापारी अकबर के समय में बिकाना हमारा महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह हम छोड़ दें कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल धन अकबर को दे दिया। तब अकबर ने इतने बड़े आदमी हो गए हैं धन कैसे कमाया और कुटिलता में ही तो फांसी दे दूंगा और परम आनंद मारवाड़ी बोला जहांपना हम देवतापन के उस दर्जे चोरी और मिलावट से कमाया जब हमें दूसरों के रोने पर अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में ली जब इतना बड़ा कुतुब है तो कोई न कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही। 2 साल बड़े आदमियों के लड़ाई में बड़े होते हैं। गाल हो गया तो बीरबल से पूछा अब धन की व्यवस्था कोई कौन करेगा। बीरबल ने कहा बादशाह उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान मामूली फूंसी भी निकल आए। तब अकबर ने फिर व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने फिर सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। अकबर ने पूछा तुम तो अस्तबल लाने के लिए दिल्ली तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया सच बताओ हकीम की बीरबल से पुरानी दुश्मनी। व्यापारी ने कहा यह धन मैंने आपको परेशानी में डालने के लिए ही ऐसा कहा था। उनसे यह कहकर रिश्वत लिया है बीरबल को घोड़े आजकल लीद कम मुझे बैल का दूध चाहिए। इसकी शिकायत बादशाह को करूंगा किसी भी कीमत पर को पूरी खुराक नहीं देते घर और पैसा खजाने से बेटी ने देखा कि पिता काफी फिर नाराज हुआ और व्यापारी से कहा कि तुम पर बीरबल ने पुत्री को अपनी परेशानी की वजह बता तुम समुंदर के किनारे की बेटी लहरे पिता की तरह मुझे सयानी थी। 2 साल दोनों ने मिलकर एक फिर लड़ाई में कंगाल। बीरबल ने बेटी को धन का आधी रात में शाही तालाब पर कपड़े धोने बीरबल और अकबर का माथा काम गई और कपड़े धोने लगी। अचानक बीरबल को व्यापारी सुनकर अकबर की नींद बादशाह को कहा उसने सैनिक भेजकर लड़की को बुलवा लिया। आपकी इजाजत उसने तो बात करो। तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो बोला किस मुंह से बात करे 2 बार सजा दे चुके हैं। मेरे पिता ने व्यापारी ने फिर को जन्म दिया है धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया। मुझे दिन में काम करने का समय कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा बड़ा हैरान धन विदेश से आया उसने लड़की से क्योंकि मैंने उन सब को जो विदेश से आते तो बच्चे पैदा नहीं करते। फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरे गिनने के काम में बच्चा पैदा नहीं करेगा तो एक बैल दूध कैसे दे सकता है। सब डर से धन देकर बादशाह और अकबर समझ गए कि हकीम ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए अगर कवे कम हो जाए तो क्या होगा। उन्हें अपने ऊपर भी शर्म आई कि वे किस तरह हकीम की पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हकीम को अपने इस बर्ताव के लिए लेकिन बीरबल अगर कौ की संख्या तुम्हारी बताई चतुराई से ज्यादा हो गई तो क्या होगा। यह भी परे उम्मीद गृहलक्ष्मी कहानियां दूसरे राज्यों से कवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से बीरबल को परेशानी में डालने के लिए ही उत्तर सुनकर अकबर बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया मुर्गा और मुर्गिया का अगले दिन अकबर दरबारियों से कहते हैं किसी भी कीमत पर कल रात एक सपना आया कि अपने दरबारियों की ईमानदारी ने देखा कि पिता काफी परेशान लग रहे थे कि उनसे कई बार लाने पर बीरबल ने पुत्री को अपनी परेशानी की सभी दरबारियों से कहते हैं बादशाह की वे शाही तालाब पर जाए और एक एक करके अंडा लेकर घोड़े का मुंहमांगा दाम देने की जो अंडा ढूंढ लेते हैं दूर दराज के वफादार होते हैं जैसे और जो नहीं ढूंढ पाते पर्शिया आदि से वफादार विक्रेता मजबूत दरबारी तालाब के पास दरबार में आया और एक एक करके छिपे हुए अन्य व्यक्तिगत हाथ में के लिए चुने गए घोड़े जल्द ही बीरबल की बारी आती है।
जो घोड़े वह तालाब के के पास रुचि के जाता नहीं है, होते लेकिन थे, उसे उन्हें कोई सेना के अंडा लिए नहीं खरीद मिलता। लिया जाता था। वह तालाब के बादशाह चारों ओर अकबर के दरबार में और घोड़े पेड़ों के के विक्रेताओं नीचे का खोजता अच्छा है, व्यापार लेकिन होता कोई था। अंडा नहीं एक पाता। दिन घोड़ों का बीरबल एक नया स्थिति के विक्रेता बारे में दरबार में सोचते हुए आया। दरबार में अन्य वापस व्यापारी आता भी है। उसे नहीं जानते वह थे। देखता है उसने कि दो दरबारी बेहद उसे आकर्षक तीखी घोड़े निगाहों से बादशाह देख को रहे बेचे हैं और कहा और कि वह आपस ठीक में ऐसे मुस्कुरा ही रहे 100 हैं। घोड़े और लाकर दे जल्द सकता ही है। स्थिति स्पष्ट हो बशर्ते जाती उसे है। आधी कीमत पेश जैसे की दे ही दी बीरबल जाए। अकबर के बादशाह को सिंहासन के चूंकि पास घोड़े पहुंचता बहुत है, पसंद आए थे, वह मुर्गे की वैसे आवाज ही 100 निकालता और है। घोड़े लेने का तुरंत अचानक मन बना हुई लिया। इस हरकत से बादशाह बादशाह ने और अपने दरबारी खजांची को हैरान रह बुलाकर जाते हैं। व्यापारी को आधी अकबर ने रकम पूछा, अदा करने को कहा। बीरबल तुमने ऐसा खजांची क्यों उस किया? व्यापारी को लेकर महाराज, खजाने की केवल ओर मुर्गियां चल ही दिया। अंडे देती लेकिन है। किसी को भी यह चूंकि उचित सभी नहीं लगा दरबारियों कि ने बादशाह अंडा पेश ने किया, एक अनजान इसलिए व्यापारी वे को सभी इतनी मुर्गियां बड़ी ही रकम है। बतौर पेशगी दे चूंकि मैं दी। मुर्गा हूँ, लेकिन विरोध इसलिए मैं जताने अंडे की नहीं हिम्मत दे किसी सकता। के पास न कुछ थी। सेकंड के लिए बीरबल सन्नाटा भी छा इस जाता सौदे है से खुश और न फिर था। अकबर हंसने वह लगते बोला, हैं। उनके बाद कल दरबारी भी मुझे हंसने आपने लगते शहर हैं। भर के मूर्खों की बीरबल सूची एक बार बनाने फिर को अपनी कहा था। बुद्धि का मुझे परिचय खेद देते है हैं कि उस बार सूची में बीरबल आपका अकबर नाम के सबसे राजदूत के ऊपर है। रूप में एक राज्य में बादशाह गए। अकबर का राज्य चेहरा के मारे शासक गुस्से ने बीरबल सुर्ख की हो गया। बुद्धिमत्ता के उन्हें बारे में लगा कि बहुत कुछ बीरबल सुना ने था, भरे दरबार में इसलिए विदेशी उन्होंने मेहमानों उसकी के परीक्षा सामने लेनी उनका चाहिए। अपमान किया है। राजा ने बीरबल जैसे गुस्से से दिखने भरे वाले बादशाह एक दर्जन चिल्लाए, लोगों को तुम्हारी उनके जैसे हिम्मत कपड़े कैसे हुई पहनाए हमें और मूर्ख उन्हें बताने असली की? सिंहासन के समान क्षमा करें सिंहासन पर बादशाह बैठाया। सलामत। बीरबल दरबार अपना में सिर दाखिल झुकाते हुआ। हुए सम्मानित उसने लहजे में राजा को बोला, कभी नहीं आप देखा चाहें था तो मेरा सर और कलम अब करवा उसका दें। स्वागत यदि 13 आपके शासकों ने कहने किया। पर तैयार की गई बीरबल को मूर्खों पता की था कि फहरिस्त में उसकी आपका परीक्षा नाम ली जा सबसे रही ऊपर है। रखना आपको उसने गलत लगे। अपना सिर घुमाया अकबर और बीरबल की राजाओं कहानियां को हकीम की देखने लगा। बीरबल से पुरानी उसने दुश्मनी अपनी थी। नजर एक राजा उसने पर बीरबल को टिकाई। परेशानी में बीरबल डालने उसके के लिए पास ही गया, ऐसा कहा झुककर था। प्रणाम किया बादशाह और कहा, अकबर ने बीरबल को महाराज, हुक्म दिया, आपको नमस्कार। मुझे बैल का दूध राजा चाहिए। आश्चर्यचकित हुआ जाओ और उसके किसी भी हमशक्ल कीमत भी पर लाओ। आश्चर्यचकित बीरबल शासक घर ने कहा, पहुंचा। तुम्हें उसकी कैसे बेटी पता ने चला देखा कि कि मैं पिता असली काफी राजा परेशान हूँ? लग रहे हम थे। पहले कभी कई नहीं बार मिले। पूछने पर महाराज, बीरबल ने पुत्री को आपके अपनी चेहरे पर परेशानी दिखने की वाला वजह बता दी। आत्मविश्वास आपको बीरबल की दूसरों से बेटी भी अलग पिता करता की है। तरह बहुत जब सयानी आपके थी। हमशक्ला दोनों आपकी ने प्रतिक्रिया मिलकर एक देखने के तरकीब लिए सोच आपको ली। घूरते रहे। बीरबल ने तब बेटी आप को दूसरों की आधी प्रतिक्रिया रात में देखे शाही बिना तालाब सीधे पर देखते कपड़े रहे। धोने भेज केवल दिया। एक सम्राट वह ही वहां ऐसा गई और धैर्य कपड़े दिखा धोने सकता है। लगी और जिसकी इसकी आवाज आवाज सुनकर सुनकर अकबर अकबर की नींद टूट प्रोटिपाई गई। कनक्या आप उसने जानते सैनिक हैं। भेज कर लड़की को बीरबल एक बुलवा हिंदू लिया। थे जिनका उसने नाम पूछा, महेश दास था। तुम इतनी रात इससे को पहले कपड़े कि क्यों उन्हें धो रही बादशाह हो? अकबर का लड़की ने सलाहकार जवाब नियुक्त दिया, किया गया। महाराज, वह अकबर मेरे के पिता ने दरबार में आज एक शिशु को नवरत्नों जन्म दिया में है। से एक थे। वे बिस्तर अकबर पर ने है। एक दिन अपने मुझे दरबार दिन में में काम घोषणा करने की, का समय नहीं मेरे मिलता, पास एक इसलिए समस्या मैं है इस समय और मैं कपड़े उसका धो तुरंत रही हूँ। समाधान चाहता हूँ। बादशाह बड़ा कल हैरान शाम हुआ। को किसी ने उसने मेरी लड़की मूंछ का से बाल कहा, उखाड़ने की बिटिया, हिम्मत की। पुरुष उस तो व्यक्ति बच्चे को पैदा क्या नहीं सजा दी करते। जानी चाहिए? लड़की झंझ से बोली। अदालत में अगर पुरुष बड़बड़ाहट बच्चा होने लगी। पैदा नहीं कर सकता तो प्रधानमंत्री एक का बैल जवाब दूध आया, कैसे दे उसे सकता है? कोड़े मारे जाने चाहिए। बादशाह अकबर समझ नहीं, गए कि उसे हकीम ने राज्य से बीरबल को निर्वासित नीचा कर दिखाने के लिए दिया ही जाना यह चाल चाहिए। चली थी। राजकोष उन्हें मंत्री अपने ने कहा, ऊपर भी शर्म आई अपराधी कि वे को किस तरह अधिकतम सजा हकीम की देने की बातों में मांग की जा आकर रही उल्लू थी। बन गए। शोरगुल के हकीम बीच को बीरबल अपने इस चुप रहे। बर्ताव के लिए अकबर सजा ने दी पूछा, गई। क्या अकबर तुम्हारे ने बीरबल कहने की को कुछ चतुराई नहीं की है। प्रशंसा की? बीरबल, यह भी जहाँ परे उम्मीद। मैं आपको सलाह गृहलक्ष्मी देता हूँ कि कहानियां अपराधी हकीम को की कुछ बीरबल से मिठाई दी पुरानी जाए। दुश्मनी थी। दरबार में उसने सन्नाटा बीरबल छा को गया। परेशानी में डालने बीरबल के के लिए उत्तर ही से ऐसा दरबारी कहा था। आश्चर्यचकित रह बादशाह गए। अकबर ने अकबर बीरबल ने को पूछा, हुक्म दिया, बीरबल, मुझे बैल का मैं दूध हैरान चाहिए। हूँ। तुम जाओ, मुझसे कैसे किसी उम्मीद भी करते कीमत हो पर कि मैं लाओ। उस व्यक्ति को बीरबल इनाम घर दूंगा पहुंचा। जिसने मेरी उसकी मूंछ बेटी खींचने ने की देखा कि हिम्मत पिता की। काफी परेशान महाराज, लग रहे थे। आपकी मूंछों कई को बार छूने की पूछने हिम्मत पर केवल बीरबल ने आपके पुत्री पोते को को ही अपनी है। परेशानी की मुझे वजह पूरा बता दी। यकीन है कि आप उसे मिठाई खिलाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 8 बुद्धि का भंडार। एक दिन अकबर ने बीरबल से बहस की और उसे राज्य छोड़ने के लिए कहा।
बीरबल ने बादशाह के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़ दिया। दिन हफ्तों और महीनों में बदल गए। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बीरबल की याद आने लगी। उसने अपने पहरेदारों से बीरबल को उसके घर और रिश्तेदारों के घर पर खोजने को कहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बादशाह ने एक योजना बनाई। उसने पूरे राज्य में आदेश भेजा कि हर गांव 3 महीने के भीतर अकबर के पास बुद्धि का एक बर्तन भेजे। अगर वे इसे बुद्धि से नहीं भर पाते हैं तो उन्हें हीरे और कीमती रत्नों से भरना होगा। एक गांव का मुखिया परिषद के सदस्यों के साथ इस आदेश पर चर्चा करने बैठा कि गरीब ग्रामीण हीरे कैसे दे सकते हैं। बीरबल,
जो उसी गांव में छिपा हुआ था, बोला, मैं तुम्हें बुद्धि का एक घड़ा दूंगा। गांव के मुखिया ने बीरबल को एक मौका देने का फैसला किया। बीरबल ने एक बर्तन लिया और उसमें एक छोटा तरबूज डाल दिया, उसे पौधे से अलग किए बिना। 3 महीने के भीतर तरबूज इतना बड़ा हो गया कि अंदर से पूरा बर्तन ढक गया। बीरबल ने उसे पौधे से अलग कर दिया और बर्तन को एक नोट के साथ अकबर के पास भेज दिया, बर्तन को काटे या तोड़े बिना बुद्धि को निकाल दें। अकबर समझ गए कि यह बर्तन बीरबल का है। उन्होंने उस गांव से बीरबल को लाने के लिए पहरेदार भेजे जहां से बर्तन आया था। 9 अन्य अतिथि। एक बार एक अमीर आदमी ने बीरबल को खाने पर आमंत्रित किया। जब बीरबल उस आदमी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। ओह, मुझे नहीं पता था कि आपने इतने सारे अन्य मेहमानों को आमंत्रित किया है। नहीं साहब, बीरबल, ये मेहमान नहीं है, बल्कि मेरे कर्मचारी है जो आज रात मेरे साथ खाने पर आ रहे हैं। लेकिन उनमें से एक मेहमान बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। क्या तुम बता सकते हो कि कौन है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, कृपया उन्हें एक चुटकुला सुनाएं और मैं आपको बताऊंगा कि अतिथि कौन है। उस आदमी ने एक चुटकुला सुनाया और घर में मौजूद सभी मेहमान हंस पड़े। वह आदमी जो वहाँ है, वह दूसरा मेहमान है। बीरबल ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, वह वही है। लेकिन आपने यह कैसे अनुमान लगाया? आश्चर्यचकित मेजबान ने पूछा। तुमने जो चुटकुला कहा वह उतना मज़ेदार नहीं था। फिर भी सभी हंसे, लेकिन मेहमान सिर्फ मुस्कुराया और इसी से मैं उसे पहचान सका। चतुर बीरबल ने उत्तर दिया। 10 कुआं। एक बार एक लोहार ने अपने पड़ोसी किसान से एक कुआं खरीदा। बिक्री के बावजूद किसान ने कुएं से पानी निकालना जारी रखा। इससे लोहार नाराज हो गया और दोनों न्याय के लिए अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने किसान से पूछा, जब तुमने अपना कुआं पहले ही बेच दिया है तो तुम उससे पानी क्यों निकालते हो? चालाक किसान ने जवाब दिया, महाराज, मैंने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अकबर ने बीरबल की राय मांगी। बीरबल ने किसान से पूछा, तो तुम कह रहे हो कि कुआं लोहार का है, लेकिन अंदर का पानी तुम्हारा है? यह सही है सर, किसान ने कहा। बीरबल ने घोषणा की, ठीक है, उस स्थिति में आपको अपना पानी उसके कुएं में रखने के लिए लोहार को किराया देना होगा। किसान की बुद्धि चरम पर थी। 11 न्याय या सोने का सिक्का। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि यदि उसे सोने के सिक्के और न्याय के बीच चयन करने को कहा जाए तो वह क्या चुनेगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैं निश्चित रूप से सोने का सिक्का चुनूंगा जहांपना। अकबर को आश्चर्य हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के उत्तर से सभी आश्चर्यचकित थे। अकबर ने निराशा भरे स्वर में कहा, बीरबल, मुझे इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। न्याय एक मामूली सोने के सिक्के से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे खेद है, महाराज, लेकिन मेरा मानना है कि जो आपके पास नहीं है, उसे मांगना चाहिए। आपके शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि हर जगह न्याय हो। हालांकि मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मैंने सोने का सिक्का चुना। अकबर ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बीरबल को 100 सोने के सिक्के दिए। 12 डर या प्यार। सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वजीर अबुल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। किसकी दाढ़ी की आग। बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। परी जाएं, उनमें असीम आनंद प्राप्त होता है। जवाब दें।
दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बैठे बैठे बादशाह ने बीरबल से चुटकी लेने का मन बनाया। बादशाह अकबर ने कहा कि आज रात मैंने एक सपना देखा जिसका मैं इस दरबार में वर्णन करना चाहता हूँ। अब दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और मंत्रीगण उत्सुकता से देखने लगे और महाराज से स्वप्न जानने की इच्छा व्यक्त करने लगे। फिर बादशाह ने बताया कि मेरे सपने में मैंने देखा कि मैं और बीरबल साथ में कहीं जा रहे थे। अचानक मैं एक बड़े कुंड में गिर गया जो शहद से लबालब भरा हुआ था, और बीरबल एक दूसरे बड़े कुंड में गिर गया जो कीचड़ से लबालब भरा हुआ था। इतना सुनकर दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण और दरबारी ठहाके मार कर हंसने लगे। बादशाह को लगा कि आज मैं विजय हो गया और सभी बीरबल के शांत चेहरे को निहारने लगे। अभी कुछ दरबारी ठहाके लगा ही रहे थे कि अचानक बीरबल बोल उठे। अब सबकी निगाहें जहांपनार से हटकर बीरबल पर टिक गईं। अब बीरबल ने बोला कि दरबार में उपस्थित सज्जनों, जहांपनार ने आगे का सपना बताया ही नहीं, आगे का सपना मैं आपको बताता हूँ। अब सभी लोगों ने आगे का सपना जानने की इच्छा जाहिर की। अब बीरबल ने बताया कि सपने में कुंड से निकलने के बाद मैं महाराज को चाट रहा था और महाराज मुझे चाट रहे थे। अब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का मुंह देखने लायक था। सभी दरबारी बिल्कुल चुप थे और बादशाह ने मन ही मन अपनी हार मान ली और साथ में बीरबल की बुद्धिमानी और बुद्धिमत्ता का भी लोहा मान लिया। बीरबल की समझदारी के किस्से काफी मशहूर थे और वो अकबर के प्रिय भी थे, इसलिए अक्सर लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। एक बार राजा अकबर के दरबार के कुछ लोगों ने बीरबल से जलकर उन्हें चुनौती दी और कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि बीरबल बहुत होशियार है। दरबारियों ने आगे कहा कि लेकिन अगर बीरबल इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बीरबल ने यह चुनौती मंजूर कर ली और तीनों सवाल पूछने को कहा। सवाल इस तरह थे: 1. आकाश में कितने तारे हैं, आपको बताना होगा। 2. धरती का केंद्र कहाँ है। 3. दुनिया में कितनी औरतें और कितने आदमी हैं। इन सवालों को सुनकर बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और शांति से जवाब देने लगे। पहले सवाल के जवाब में बीरबल एक भेड़ को ले आए और दरबारियों से कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, ठीक उतने ही आकाश में तारे हैं। आपको यदि विश्वास न हो तो आप गिन सकते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने 2 रेखाएं खींची और उसमें लोहे की छड़ी डाल दी और कहा कि यही धरती का केंद्र है। जिसे यकीन न हो वह नाप सकता है। और तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा कि यह सवाल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे कुछ दरबारी मित्रों के बारे में कहना मुश्किल है कि वह औरत है या आदमी। अगर उनको मार दिया जाए तो इसका जवाब दिया जा सकता है। बीरबल के जवाब सुनकर राजा बेहद खुश हुए और उन्हें चुनौती देने वाले भी समझ गए कि बीरबल के आगे किसी की खिचड़ी नहीं पकने वाली, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं। सीख: ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो और ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब न हो। बस अपनी सुअबुआ और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना जरूरी है। दिन बादशाह अकबर और बीरबल आम के बाग में टहल रहे थे। वे हमेशा की तरह अलग अलग विषय पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक तीर बादशाह अकबर के सिर के ऊपर से होता हुआ गुजर गया। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे कोई व्यक्ति उन्हें मारने का प्रयास कर। बादशाह अकबर दरबार से लौटकर जब अपने कमरे में लौटे तब वे अपना प्रिय गुलदस्ता को अपने कमरे में नहीं पाया। उन्होंने नौकर को बुलाकर गुलदस्ते के बारे में पूछा, मेरा प्रिय गुलदस्ता किधर है? नौकर यह सुनकर डर से कांपने लगा। नौकर को कोई बहाना नहीं सूझा। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि गुलदस्ते को वह अपने घर ले गया है ताकि उसे अच्छे से सफाई कर सके। यह सुनते ही अकबर बोले, वह गुलदस्ता मेरे कमरे में जल्दी ही लाकर सजाया जा। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। सोने की खेत अकबर बीरबल की कहानी। नौकर के पास अब सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। उसने सब सच सच बता दिया कि वह गुलदस्ता सफाई करने के दौरान मेरे से टूट गया। यह सुनकर बादशाह गुस्से से बौखला गया। बादशाह ने उस नौकर को फांसी की सजा सुना दी। बादशाह ने कहा,
झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। अगले दिन राजदरबार में इस घटना के बारे में काफी हलचल हो रही थी। बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल ने कहा कि झूठ बोलने की इतनी बड़ी सजा न्याय संगत नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। किसी झूठ का अगर कोई नुकसान नहीं होता है तो वह झूठ गलत नहीं है। बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर अकबर बौखला गए। अकबर ने सभा में बैठे दरबारियों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सभी ने बादशाह को कहा कि नहीं, वे झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही बादशाह ने बीरबल को दरबार से बाहर निकाल दिया। राजदरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान लिया कि वह इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। बीरबल अपने तेज दिमाग से तुरंत ही एक युक्ति निकाल लिया। बीरबल तुरंत सुनार के पास गया। उन्होंने सुनार से सोने की बनी गेहूं की एक बाली बनवाई और उसे लेकर बादशाह अकबर की सभा में पहुंच गए। राज दरबार में बीरबल को देखकर अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी भी अपने जीवन में देखा नहीं होगा। कृपया कर आप मेरी यह बात मान ला। बीरबल की बात सुनकर अकबर और राज दरबारियों में इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात कहानी की आज्ञा दे दी। बीरबल बोले, कल दरबार से जाने के बाद रास्ते में मुझे एक महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे सोने से बनी गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे जिस खेत में लगाया जाएगा वहां सोने की फसल उपजेगी। इसे लगाने के लिए आपके राज्य में जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। बादशाह अकबर बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो अभी जमीन दे देते हैं। बीरबल की बात को मानकर बादशाह अकबर और दरबारी खेत की ओर निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि सोने की बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उपजेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए। किसी में भी गेहूं की बाली लगाने की हिम्मत नहीं थी। बादशाह अकबर ने कहा कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। सभी खामोश खड़े रहे। बीरबल बोले, खैर जाने दीजिए आलमपनाह, अब आप ही इस गेहूं की बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, मैंने भी अपने जीवन में कई बार झूठ बोला है। बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही है। उनका कहना सही है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। इस बात का एहसास झूठ न बोला हो, उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहांपनाह, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही है। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। दोस्तों, आशा है आपको ये पसंद आई होगी। आप इसे कर सकते हैं और अपने के साथ भी कर सकते हैं। मज़े अकबर अपने महल को बहुत ही सुंदर देसी विदेशी बेशकीमती सजावटी वस्तुओं से सजा कर रखता था। उनमें से एक गुलदस्ता अकबर के दिल के बहुत करीब था। वे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने कमरे में सजाकर रखते थे। एक दिन की बात है,
बादशाह का नौकर उनके कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे की सफाई करते करते अचानक टकराकर गुलदस्ता जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही गुलदस्ता टूट गया। नौकर उस गुलदस्ते को पहले जैसा करने की बहुत कोशिश किया, मगर वह नाकामयाब रहा। वह घबराकर गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि इस बात की भनक बादशाह को न लगे। बादशाह अकबर दरबार से लौटकर जब अपने कमरे में लौटे, तब वे अपना प्रिय गुलदस्ता को अपने कमरे में नहीं पाया। उन्होंने नौकर को बुलाकर गुलदस्ते के बारे में पूछा, मेरा प्रिय गुलदस्ता किधर है? नौकर यह सुनकर डर से कांपने लगा। नौकर को कोई बहाना नहीं सूझा। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि गुलदस्ते को वह अपने घर ले गया है ताकि उसे अच्छे से सफाई कर सके। यह सुनते ही अकबर बोले, वह गुलदस्ता मेरे कमरे में जल्दी ही लाकर सजाया जाए। सोने की खेत अकबर बीर